तो लास्ट क्लास में हमने कलेक्शन ऑफ डेटा जब किया तो हमने कलेक्शन ऑफ डेटा में वी आर डूइंग कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में हम लोगों ने समझा अभी तक कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, what are the different sources of primary and secondary data, what is the difference between primary and secondary data, ये सब हम लोगों ने किया। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा हमने किया, डिफरेंट सोर्सेज क्या क्या होते हैं एंड डिफरेंट सोर्सेज का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होते हैं, ये हमने किया। ठीक है, अब बात आगे थोड़ी और बढ़ाते हैं कि जो भी दूसरे मेथड्स हैं उन मेथड्स में जो हमारे पास, अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास कौन से मेथड्स होते हैं। हमने क्या बात की थी, लिखा था ना हमने कि सेकेंडरी डेटा के लिए हमारे पास कुछ होते हैं पब्लिश्ड, ये तुमने बनाई हुई है टेबल, और कुछ होते हैं अनपब्लिश्ड, ये टेबल बनी हुई है ना आपकी। तो पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड, पब्लिश्ड डेटा में हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, कमेटीज की रिपोर्ट, ये सब कुछ होता है। अब बात ये आती है कि जब हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो व्हाट आर डिफरेंट प्रिकॉशंस व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड when secondary data is collected. So write down. तो हमें limitations करनी है कि what are the limitations of secondary data and what precautions should be kept in mind while using secondary data. तो what are the limitation? First limitation is कि data may not have been collected by following the proper procedure. हमें नहीं पता कि जो proper procedure है उस procedure से वो data collect हुआ है या नहीं हुआ है। तो data may not collect in proper procedure। हो सकता है डेटा उस प्रोसेस से कलेक्ट नहीं हुआ हो जिस प्रोसेस से डेटा कलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में डिफर, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिफरेंस होगा। तो इसीलिए एक्यूरेसी and reliability may differ, मे बी कि उनका जो एक्यूरेसी हो, उनकी जो रिलायबिलिटी हो वो डिफरेंट हो और हमारी डिफरेंट हो। उन्होंने एक्यूरेसी कुछ और सोची हो कि हाँ हम 90% एक्यूरेसी पे भी काम कर लेंगे, 10% गड़बड़ होगी तो चलेगा, और हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमें 95% चाहिए, हमें 98% चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। और बायसनेस, बायस्ड इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन हो वो बायस्ड हो। अब डिग्री ऑफ बायसनेस कितनी है, बायसनेस हमेशा होती है, ऐसा कभी नहीं होता किसी भी रिसर्च में कि वहां पे बायसनेस नहीं है, बट उसकी डिग्री कितनी है, दैट डिग्री ऑफ बायसनेस में डिफर, तो हमें उस पर भी इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है ना, टाइम गैप बिटवीन रिसर्चेस, उन्होंने रिसर्च कब किया। अब वो जो डेटा कलेक्टेड है, मान लो वो आज से 10 साल पुराना है, हो सकता है वो हमारे बाकी सारे पैरामीटर्स पे चेक सही आ रहा हो, लेकिन वो 10 इयर्स पुराना डेटा है, तो आज के सिनेरियो में और 10 इयर्स पहले के सिनेरियो में तो बड़ा चेंज हो गया। ठीक है ना, तब मतलब हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड भी अगर देखें तो एट दिस टाइम वी कैन नॉट यूज डेटा बिफोर कोविड,
अगर मैं आज सोचूं कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन पे डेटा कलेक्ट करना चाहूँ, तो आज तो ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी कॉमन थिंग। जब ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में आई थी बहुत नई नई, तब बहुत कम लोग करते थे। जनरली कोई बहुत ही हायर स्टडीज कर रहा है, मतलब जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते थे उनके लिए हम क्या मान के चलते थे कि बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं जो ऑनलाइन है। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन वाज ट्रीटेड एज अ वेरी बिग प्रोफेशनल स्टडी। बट आज के डेट में तो कुछ भी ऑनलाइन हम सीख सकते हैं, एनीथिंग। तो अब अगर हम उस डेटा को यूज करना चाहें कि आज से 5 साल पहले भी ऑनलाइन एजुकेशन का कितना रोल था, तो बड़ा मुश्किल है डेटा, और आज के डेट में वो डेटा कितना आसान है। तो हम सेम थीम पे भी काम करेंगे तब भी दिस इज नॉट नेसेसरी, राइट। देन और क्या हो सकता है? पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चाय बनानी आती है? किस किस को चाय बनानी आती है? कितनी देर लगती है? व्यान शर्म आनी चाहिए, सबको आती है तेरे अलावा। तो तेरे पीने से क्या होता है? घर में कोई तो चाय पीता होगा। अच्छा ठीक है, चलो ओके। चाय बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर 2 कप चाय बनानी है तो 5 मिनट। तो डिफरेंस देख रहे हो? 3 to 4 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स, 5 मिनट। मुझे 10 मिनट लगते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऑनेस्टली मुझे 10 मिनट लगते हैं। अब बात क्या है, हम इसमें ये डिफाइन नहीं कर सकते कि जिसको 3 मिनट लग रहे हैं या जिसको 10 मिनट लग रहे हैं उनमें से कोई भी खराब बना रहा है, या जिसको 5 मिनट लग रहे हैं वो खराब बना रहा है। इसको कोई पैरामीटर नहीं है। हो सकता है 3 मिनट वाले की चाय भी अच्छी हो, 5 मिनट वाले की भी अच्छी हो, 10 मिनट वाले मेरी तो बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में पिलाऊंगी। तो बात वो है कि हमने इन्वेस्टिगेशन को कितना टाइम दिया है। अब उस पर डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टिगेशन को कितना टाइम ड्यूरेशन आप देना चाहते हो ताकि आपका एक एक्यूरेसी लेवल मेंटेन हो सके, और उसने इन्वेस्टिगेशन को कितना टाइम दिया है। तो वो चीज भी मैटर करती है। एक तो आप जल्दबाजी में, मुझे 2 दिन में डेटा कलेक्ट करना है, भाई तुम कुछ भी भर दो, बस 2 दिन में डेटा कलेक्शन चाहिए मुझे 20 दिन चाहिए, मुझे बढ़िया चाहिए। तसल्ली से करो डेटा कलेक्शन। दोनों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा कि नहीं आएगा? तो दैट इज द पॉइंट कि पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैटर करता है, राइट। देन व्हाट आर द प्रिकॉशंस? यस हरमन, सेकेंडरी डेटा को यूज करते समय कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? टाइम क्या? नहीं समझ में आया। देखो, जो भी यूज कर रहा है ना सेकेंडरी डेटा को यूज करते समय जो भी उसका यूजर है उसको ये बात इंश्योर करनी जरूरी है कि क्या डेटा आपका डेटा कलेक्टेड बाय एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर। ऐसा तो नहीं कि वो इन्वेस्टिगेटर को कुछ पता ही नहीं था कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं और उसने ऐसे ही कर लिया हो, ठीक है ना। फ्री फ्रॉम बायस, ये जो पॉइंट्स है इसी का आ जाएगा। फ्री फ्रॉम बायस है कि नहीं है? रीजनेबल, बिल्कुल। अगर आपको ये वाले पॉइंट्स आ गए तो ये पॉइंट्स में आ जाएंगे। रीजनेबल, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, मेंटेन्ड, ठीक है, फाइन। ऑब्जेक्टिव्स, इंश्योर्ड, आप ये अब इंश्योर कर लो कि उसका
ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है ना, एंड पीरियड एंड टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन। कितना पीरियड लगा, कितना, किस पीरियड का, कौन से टाइम का वो डेटा था, किस पीरियड का डेटा था, और कितना टाइम लगा उस डेटा को कलेक्ट करने में, ठीक है। तो किसी भी इन्वेस्टिगेटर को जो कि सेकेंडरी डेटा यूज कर रहा हो, उसे इन बातों को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नोट इट डाउन, वी विल गो फॉर अनदर टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने कहा कि जो भी हमारे पास डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, वो हम उसमें एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये की कि हम जो पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं या हम टेलीफोनिक भी ले रहे हैं, जो भी हमारे मेथड्स हैं, सब में हम बार बार क्या बात कर रहे हैं कि एक क्वेश्चनायर होता है, हम उस क्वेश्चनायर को लेते हैं। तो डेटा कलेक्शन में क्वेश्चनायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट भी जो है उसमें भी क्वेश्चनायर होगा, कि क्वेश्चनायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चनायर क्या है? जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होगी और उन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर आप डायरेक्ट उनसे पूछते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चनायर बनाते हैं, जिससे कि जितने भी हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनके लिए हमें एनालिसिस करना इजी हो जाए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। भाई हमारे लिए इजी है ना कि ये 15 क्वेश्चन है, इन 15 में से इतने क्वेश्चंस के आंसर दिए, रिस्पोंडेंट ने इतने नहीं दिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने ये दिया, सेकंड का मैक्सिमम लोगों ने ये दिया, तो कितना आसान हो जाएगा एनालाइज करना, हम रिजल्ट निकाल सकते हैं ना कोई ना कोई। तो दैट्स व्हाई वी नीड अ क्वेश्चन एंड क्वेश्चनायर। अब क्वेश्चनायर में आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चनायर एक तो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चनायर बहुत लंबा होगा, बहुत लेंथी होगा, तो क्या होगा, उससे बोरिंग हो जाएगा। जैसे पेपर करते करते 3 घंटे वाला बोर हो जाते हो ना तुम। 1 घंटे वाला यूटी का पेपर तो फिर भी लगता है चलो ठीक है, जैसे 3 घंटे का पेपर आता है ऐसे जान से निकलने लग जाती है, अरे हाय 3 घंटे का पेपर लगता है ना ऐसा है। तो जनरली अगर हम बहुत लॉन्ग क्वेश्चनर बनाते हैं तो इट विल डिस्करेज पीपल टू फिल इट, ठीक है। बट हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें 3 घंटे का लेना ही पड़ेगा, वी आर सॉरी, बट हाँ ऐसा होता है। फिर दूसरा, हमें कभी भी बहुत पर्सनल क्वेश्चंस नहीं लेने चाहिए जो किसी को इमोशनल हर्ट करे। इवन इफ आपका, अगर मान लो कुछ टॉपिक भी ऐसा है, मान लो मुझे ये टॉपिक लेना है कि एडोलेसेंट्स के बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस आजकल क्यों होने लगा है। एडोलेसेंट मतलब तुम्हारी जो उम्र के टीनेजर्स हैं, तुम बच्चों को आजकल जैसे देखो, मैम बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैम एग्जाइटी हो रही है, हाँ मतलब पढ़ाई का इतना क्या स्ट्रेस हो गया, इतनी क्या पढ़ाई हो गई। बट और ऐसा नहीं है, किसी किसी को तो नाटकबाज वाला होता है, किसी किसी को जेन्युइनली भी होता है, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं उसको करने लगूं तो उसमें मेरे को पूछने पड़ेंगे कुछ तो पर्सनल क्वेश्चंस कि घर में कौन कौन है, फैमिली इनकम कैसी है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है। ये बातें बड़ी कॉमन सी हैं, अगर हम किसी बच्चे से बात करेंगे तो बहुत कॉमन सी बातें हैं। अब ऐसे में हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो किसी के पर्सनल पेन को टच कर जाए, क्योंकि उससे हमारा जो क्वेश्चनायर है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि किसी की पर्सनल थिंग नहीं पूछनी है, उनके पेन्स को नहीं हमें पूछना है, ठीक है ना। ऐसे ही हमें क्वेश्चंस डायरेक्ट ना पूछ के जनरल से स्पेसिफिक आना है, जनरल से स्पेसिफिक आना है। मतलब हमें देखने पहले हम जनरल क्वेश्चंस पूछें, नाम क्या है। अब एक बात बताओ, अगर तुमने कहा कि मैम मेरे को ना नंबर बहुत कम आ रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं चाहता भी हूँ पढ़ना लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे थोड़ी काउंसलिंग दे सकते हो क्या इस बात की। तो ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। अब मैं सबके बीच में पूरे ग्रुप में तो बैठ के काउंसलिंग नहीं दूंगी ना, अच्छा तो तुम्हें भी नहीं लगेगा, तो क्या होगा, मैं उसे कहूँगी चल ठीक है इस टाइम आ जाना, हम बैठ के बात करते हैं। अब हमने बैठ के बातें की, मैंने बैठ के पूछा हाँ बता क्या दिक्कत क्या है, पता नहीं मैम। लेकिन अगर हम एक रेपो बनाए, अच्छा चलो फुल नेम बताओ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, या
पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, कितने भाई बहन हो, थोड़ा सा हमारा कन्वर्सेशन, दिक्कत कहाँ आ रही है, सब्जेक्ट में आ रही है, ऐसे मैं तेरे को ऑप्शन दे के बात करूँ बेटा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी स्पेसिफिक या ओवरऑल में आ रही है, ट्यूशन में आ रही है, स्कूल में आ रही है, दोस्तों के साथ आ रही है, रिश्तेदारों के साथ आ रही है, कहाँ आ रही है, मम्मी पापा के साथ आ रही है, कहाँ आ रही है, मतलब मैं ऐसे तेरे को ऑप्शंस दूंगी तो तुम समझ पाओगे कि मुझे आंसर क्या करना है, राइट। तो बात वो है कि हमें क्वेश्चन जो है वो जनरल से स्पेसिफिक पे जाना है, डायरेक्ट अटैक नहीं करना, समझ में आ रहा है। मतलब आपको जो रिस्पोंडेंट है उसे कंफर्टेबल फील कराना है हमें, कि वो कंफर्टेबल फील हो तभी तो वो हमें आंसर कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस हमें पॉजिटिव लिखने चाहिए, जैसे कि नेगेटिव उस पर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैं पहले ही बोल दूं, तेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, यू डोंट वांट टू स्टडी, तो हाँ मैम, यस मैम, यही निकलेगा। या मैं कहूँ यू डोंट वांट टू स्टडी, तो तुम कहोगे नो मैम। लेकिन मैं कहूँ यू वांट टू स्टडी, तुम डेफिनेटली यस बोलोगे, तुम नो नहीं बोलोगे, ठीक है ना। यू वांट टू स्टडी का आंसर तुम्हारा यस ही होगा, तो हम एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन पे चले जाएंगे उससे। तो हमारे जो आंसर्स हैं दैट शुड नॉट नेगेटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव। और एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के लिए क्लू नहीं बनना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम फोर्सफुली आ जाओ कि तुम्हें वही क्वेश्चन आंसर देना है जो मैं चाह रही हूँ, या तुम्हें कोई इस तरह के लीडिंग क्वेश्चंस ना हो जाए। मतलब मैं तुमसे पूछूं कि घर में जगह नहीं है पढ़ने की, उससे पहले मुझे ये पूछना जरूरी है कि तुम कहाँ रहते हो, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, तुम्हारी न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है, पहले ये पूछूं तो उससे मेरा ऑटोमेटिकली मेरे को समझ में आ जाएगा ना। अगर तुमने कहा कि हमारा 2 BHK हाउस है और हम घर में 6 लोग हैं, तो मेरे को पहली प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि 6 लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, 2 BHK है, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो रहती ही होगी। मतलब दिस इज वेरी नेचुरल, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें उसी सिस्टम में, अब ये तो नहीं कर सकते घर छोड़ के चले जाओ, नहीं ना भाई, घर में रहना है। अब हमें उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम में हाउ टू मैनेज, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो आवर क्वेश्चन शुड नॉट लीड इन सच अ वे, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनमें आंसर छिपे हुए हों, मतलब हम खुद ही आंसर दे रहे हैं। जैसे तेरा पढ़ने में तो मन नहीं लगता होगा, तो मैंने पहले डिसीजन दे दिया कि तेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, और मैंने डिसीजन दे दिया, अब तुम क्या बोलोगे, ठीक है मैम आप कह रहे हो तो नहीं लगता, यही बोलोगे। या फिर तुम कह दोगे मैम लगता है मेरा, तो मैं कहूंगी लगता है तो फिर पढ़ लो। मतलब क्या मतलब हुआ इन क्वेश्चंस का। तो इसलिए क्वेश्चनायर बनाते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमारे पास क्वेश्चनायर कैसे होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर्ड मतलब जैसे कि यस और नो का आंसर कर दो या एमसीक्यूज दे दो। एक होते हैं ओपन एंडेड, जैसे कि एक्सप्लेन दिस, राइट अबाउट योरसेल्फ, ये हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है, समझ में आया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेंसस एंड सैम्पलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड क्या होता है, व्हेन ऑल द सब्जेक्ट्स, all the units associated with the particular problem are studied। मतलब अगर मुझे ये पता है कि मुझे ये स्टडी करनी है कि इस पूरे आईपी एक्सटेंशन में बच्चों ने स्ट्रीम कौन कौन से लिए, तो ऑल दी 10th क्लास स्टूडेंट्स आर माई सब्जेक्ट्स, मैं एक एक बच्चे को स्टडी करूं, दैट इज माई सेंसस मेथड। अब इसमें फायदा क्या है, हमें एक्यूरेसी भी मिल रही है, रिलायबिलिटी भी मिल रही है, लेकिन ये कहाँ पे सूटेबल है, जहाँ पे हमारी इंक्वायरी बहुत लिमिटेड हो और हमारे पास एन्यूमरेटर्स बहुत ज़्यादा हों। और लिमिटेशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, कॉस्टली भी है, मोर मैन पावर रिक्वायर्ड। और मेरिट्स में हम कह सकते हैं कि ये तभी फायदे की है जब हमारे पास हिट्रोजीनियस वो ना हो, मतलब यूनिट्स जो है हमारी वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो कि होमोजीनियस हैं, तब तो हम क्या करेंगे, सब एक जैसे हैं, तब तो क्या ही करेंगे स्टडी करके। हमें पता है कि देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज हेट्रोजीनियस सब्जेक्ट्स, तभी इसका फायदा है, ठीक है। फिर सैंपल, सैंपल क्या होता है,
जैसे कि बहुत सारा डेटा, उसमें से कुछ सैंपल ले लिए। इंस्टेड ऑफ रिसर्च विद ऑल द सब्जेक्ट्स, हमने क्या किया, हमने सिर्फ हर सोसाइटी से 5 लोग ले लिए या हर सोसाइटी से 10 लोग ले लिए। तो इस तरह से हमने सैंपल ले लिया। तो अब हमारे पास है सैंपल ही यूज होता है। सेंसस तो सिर्फ मैंने बताया था ना, पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए यूज होता है, बाकी और किसी पर्पस के लिए सेंसस यूज नहीं होता। हाँ, सैम्पलिंग की होती है। अब सैम्पलिंग हमारे पास बहुत सारे तरह की होती है। सैम्पलिंग का फायदा ये है कि हमारी ज्यादा कॉस्टली कम होता है, इकोनॉमिकल है, ज्यादा एरिया कवर हो सकता है, ठीक है ना, हमारा एक्सटेंसिव स्टडी हो सकती है, हमको कम लोगों में भी काम चल सकता है। तो बट इसमें हाँ, लेस एक्यूरेसी, भाई तो नेगेटिव बात भी है ना, लेस एक्यूरेट होता है, लेस रिलायबिलिटी होती है, ये सब इसके पॉइंट्स होते हैं। तो हमें अब नेक्स्ट क्लास में जो करना है वो करना है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो ये चैप्टर हमारा बहुत थोड़ा सा ही बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर लेंगे। और ये जो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग है ये आप सब लोग पढ़ कर आएंगे एंड आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, मैं साथ में करूंगी बट आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. Okay? Thank you.